समझा। सुजन मिंग ने हंसी उड़ाते हुए अपने हाथों को बांध कर कहा, लगता है हेवनली सीसीटी वाकई में तोड़ दिया गया है। पहले वो बहुत एरोगेंट थे। मैंने सुना है कि हमारा वेदिंग हाई मर गया है और मॉर्निंग ड्यू बेस का पावर उस सुंदर लड़के के कंट्रोल में है। जब हेवनली सीसीटी मजबूत था तब हर शक्ति स्ट्रॉन्ग थी। सुजन मिंग की शक्तियाँ अक्सर मॉर्निंग ड्यू बेस के साथ समुद्र पर टकराती थी, लेकिन उन्हें हर बार राह देनी पड़ती थी। सुजन मिंग के पास एक औरत थी जिसके बड़े लहराते बालों और लाल होती होठों से भरी मुस्कान थी। उसने शरारत भरी मुस्कुराहट से कहा, उनकी टीम में तो सिर्फ कुछ लोग हैं। लगता है कि अफवाहें सच है। हेवनली सीसीटी इतनी बड़ी और समृद्ध थी, लेकिन अब ये खत्म हो रही है। क्या बर्बादी है। ये औरत गु होंग दी थी जो डे सिटी की एक और फोर्स की लीडर थी। उन दोनों के अलावा चेंग लियांग यू एक और शक्ति का लीडर भी वहाँ था। उसने अपने शरीर पर एक नीला स्कार्फ लपेटे रखा था और जैंगी और दूसरों को एक सिनिस्टर नजर से देख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से ये देखना मुश्किल नहीं था कि उसे भी हेवनली सीसीटी के लोगों पर नजर थी। सिर्फ ये लोग नहीं, और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस हेवनली सीसीटी के आसपास के शहरों में थी जो जैंगी और दूसरों को शिकार की आंखों से देख रही थी। अंतिम समय में जंगल का कानून सब पर लागू होता है। अगर तुम्हारे पास काफी ताकत नहीं है लेकिन बहुत सारी रिसोर्सेस हैं, तो लोग तुमसे ये जरूर चुराने की कोशिश करेंगे। जैंगी ने उनकी बातें सुनी और हल्की सी मुस्कुराहट दी। उन्हें लगता है कि अब हेवनली सीसीटी में कोई नहीं बचा। इंटरेस्टिंग। जब सब लोग ट्रेन से उतर गए तब आगे से एक साफ और भारी कदमों की आवाज आई। सबने उस तरफ देखा और एक ग्रुप देखा जो ग्रे कॉम्बैट यूनिफॉर्म में था और काले बंदूक उठाए हुए थे और वो प्लेटफॉर्म के सामने खड़े थे। उनकी यूनिफॉर्म्स बहुत अजीब थी, बिल्कुल ग्रे। जैंगी ने जब उनकी यूनिफॉर्म पहली बार देखी तो उसका चेहरा उड़ गया, क्योंकि इन कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स का महसूस थोड़ा सिमिलर था इन्वेस्टिगेशन टीम की यूनिफॉर्म से, जिनमें बियान जिनवू भी था। लेकिन उनके मुकाबले में बियान जिनवू और दूसरे लोगों की कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स इतनी स्टैंडर्डाइज्ड नहीं थी और वो कस्टम मेड थी। ये सोल्जर्स ग्रे हेलमेट और ग्रे लेदर ग्लव्स पहने हुए थे, बिना किसी स्किन के दिखते हुए, और वो वहाँ खड़े थे जैसे लोहे के टावर, बिल्कुल मोशनलेस, जैसे जमीन में उग गए हों। उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वहाँ खड़े रहे और उनका जो मोमेंटम था उसने 12 सिटीज के म्यूटेंट फोर्सेस को हिला दिया। ब्लिजर्ड सिटी डिफेंस फोर्स यान्यून, जो रिवर साउथ डोमेन की इलाइट स्पेशल फोर्सेस में से इलाइट है, सबके सामने पहली बार आए। ये सब प्योर सोल्जर्स हैं और पोस्ट अपोकलिप्स दुनिया में इन्हें प्योर किलिंग मशीन कहना कोई एग्जैजरेशन नहीं है। यान्यून टीम के सिर्फ 20 मेंबर्स ने रिवर साउथ डोमेन के 12 सिटीज के म्यूटेंट फोर्सेस को हिला दिया और हजारों स्ट्रॉन्ग लोग ताक रहे थे, जबकि उन्होंने भी कई खून की लड़ाइयां लड़ी हैं। जब उन्हें इस तरह के किलिंग मशीन्स का सामना हुआ तब उनके बीच का फासला अब भी साफ था। क्राउड में एक खूबसूरत औरत थी जिसके बालों का बंद बहुत ऊंचा था और लबों का रंग लाल था। उसने यान्यून टीम के मेंबर्स की तरफ देखा, अपने लबों को चाटते हुए, और उसकी आंखों में आग थी। मैं इन्हें चखना चाहती हूँ, उसका एहसास यही था। दूसरी तरफ एक पुराना सोल्जर जिसके पीठ पर एक काला वायलन केस था और चेहरे पर एक गंभीर लुक था, उसने अपनी आंखें छोटी की और उसमें एक कंपटीशन का इशारा था। कुछ लोग चुपचाप यूनियन की ताकत का हिसाब लगा रहे थे, रिवर साउथ डोमेन की ताकत का माप करते हुए। तभी एक लंबा फिगर धीरे धीरे यान्यून टीम के पीछे से निकला। उसका काला लेदर बूट्स जमीन पर बहुत जोर से पड़ गया, जिससे आवाज हुई और जैंगी का चेहरा उड़ गया। ये आवाज एक तरह का शॉक था जो काफी रूड लग रहा था। सबने देखा कि इस पेयर ऑफ ब्लैक लॉन्ग लेदर बूट्स का मालिक एक लंबा पतला आदमी था जो एक ग्रीन मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने हुए था और उसके कंधे पर एक सोना सितारा था जो खास था। उसने मिलिट्री यूनिफॉर्म्स के ऊपर एक वाइड ग्रीन रोब पहना हुआ था और उसका आधा चेहरा कॉलर में छुपा हुआ था। सिर्फ उसका ऊंचा नाक और एक पेयर तीखी आंखें दिख रही थी जैसे बांस की। जब उन आंखों ने सब पर नजर डाली तो सबको ऐसा महसूस हुआ जैसे एक चाकू उनकी बॉडी को काट रहा हो और उनकी रीढ़ की हड्डी ठंडी हो गई। जैंगी को तुरंत ऐसा महसूस हुआ कि ये कितना शक्तिशाली है। सिर्फ एक नजर से उसने डेंजर का एहसास करवा दिया। इस तरह की चीजें उसने कभी नहीं देखी थी। अब सिर्फ बियान जुनवू जो साइलेंस का इस्तेमाल करता था और युआन कोंगे जो अभी एपिसोलोन में प्रमोट हुई थी उसे ऐसा महसूस करवाते थे। जैंगी के दिमाग में बियान जिनवू के दिए गए शब्द आ गए। रिवर साउथ डोमेन में क्राउचिंग टाइगर्स और हिडन ड्रैगन्स हैं और वैसे ही 6 इन्वेस्टिगेशन टीम लीडर्स हैं।
और जो आदमी उसके सामने था वो यान यून ट्रूप्स का कमांडर था और उसकी ताकत शायद बियान जुनवू से कम नहीं थी बल्कि उससे भी ज्यादा थी। जैंगी जब बियान जुनवू से मिला था तब वो पहले से ही बीमार था, सबसे अच्छे हालत में नहीं। रिवरसाउथ डोमेन हेडक्वार्टर्स को असल में छोटा नहीं समझना चाहिए, यहाँ बहुत से मास्टर्स हैं, मुझे प्रोफाइल लो रखना होगा। जैंगी ने अपने दिल में सोचा, शांत रहकर धीरे से भीड़ के पीछे चला गया। जैंगी ऐसा ही था, दूसरों का तो कहना ही क्या। कुछ लोग जानबूझकर अपना ऑरा छोड़ रहे थे और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्हें दू युल्ले की नजर मिली तो वो ठंडे पसीने में गिर गए, उनकी टांगे कमजोर पड़ गई और वो गिरने ही वाले थे। तभी वो आदमी धीरे से बोला, उसकी आवाज घमीन और मफल्ड थी, जैसे किसी कैनन से निकल रही हो। सबका स्वागत है ब्लिज़र्ड सिटी में, मैं दू युल्ले हूँ, रिवरसाउथ डोमेन के ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का डायरेक्टर, और मैं यहाँ आपका स्वागत करने आया हूँ। उसने ये कहा और धीरे से एक उंगली उठाई। यहाँ मैं आपको ब्लिज़र्ड सिटी के नियम बताना चाहता हूँ। सबसे पहले याद रखिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ब्लिज़र्ड सिटी में नियम निर्णायक है। कोई भी जो इन्हें तोड़ता है उन्हें सख्त सजा मिलेगी। ये आपका पहला मौका है यहाँ आने का, और हो सकता है आप बाहर आकर काफी रिलैक्स्ड रहे हो, लेकिन यहाँ अपने व्यवहार को संभालिए। दू युल्ले की बातें ब्लंट थी, बिना किसी दया के, और वो सबके लिए तुरंत नियम तय करना चाहते थे। इन बातों ने काफी लोगों को चिंता में डाल दिया और उन्हें खुशी नहीं हुई, लेकिन जैंगी को समझ आ गया कि ये सब एक पावर शो है ताकि ये आउटसाइडर्स ब्लिज़र्ड सिटी में शोर ना मचा सके। आखिरकार ये लोग अपने एरियाज में पिछले आधा साल से किंग्स और हेगमॉन्स रहे हैं और इस दौरान उन्होंने बहुत सारी खूनी हिंसा देखी है। ये लोग समझदार हैं, हालांकि वो दू युल्ले की बात से कुछ नाराज है, लेकिन कोई भी इस वक्त खुद को पहले बर्ड बनाने की हिम्मत नहीं करता। दू युल्ले ने आगे कहा, मैं आपके लिए आज रात आराम करने का जगह तय कर दूंगा। कमांडर कल एक मीटिंग बुलाएंगे, सबको समय पर आना होगा। आखिर में उसने एक स्टर्न टोन में कहा, याद रखिए यहाँ शोर मचाना नहीं है, बाहर की आदतें यहाँ नहीं आनी चाहिए। दू युल्ले के कहने के बाद वो बिना किसी को देखे सबवे प्लेटफॉर्म से चला गया। साफ है वो थोड़ा निराश था, क्योंकि अगर कोई उसे प्रोवोक करता तो वो उस मौके का फायदा उठाकर सबको डरा देता, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि ये म्यूटेंट्स इतने रिस्ट्रेन्ड होंगे। ये अच्छा है, अगर ये लोग ओबे करते हैं तो बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। दू युल्ले के जाने के बाद कोई आया और मुस्कुराते हुए सबको रेस्टिंग प्लेस की तरफ गाइड किया। जैंगी और दूसरों को लीड करने वाली एक फीमेल वेटर थी जो ब्लैक और व्हाइट यूनिफॉर्म में थी। वो मुस्कुराते हुए आई और झुककर बोली, सभी कृपया मेरे साथ चलिए, मैं आपके ब्लिज़र्ड सिटी में रहने के दौरान आपका स्वागत करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर आपको कोई सवाल है तो मुझे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं ब्लिज़र्ड सिटी के नियम आपके कम्युनिकेशन इक्विपमेंट पर भेज दूंगी, कृपया उन्हें ध्यान से पढ़िए। ब्लिज़र्ड सिटी में मिलिट्री मैनेजमेंट लागू है और बहुत से नियम है, इसीलिए इन्हें तोड़ने से बचिए। जैंगी ने मुस्कुराते हुए उनका शुक्रिया अदा किया और वो वेट्रेस के गाइडेंस में सबवे स्टेशन से बाहर निकल गए। बाहर आते ही सबने ब्लिज़र्ड सिटी का पूरा नजारा देखा। ये शहर जिंगलिंग के ईस्ट में स्थित है और पूरे जिंगलिंग का सिर्फ 1/5 एरिया कवर करता है। पूरा शहर एक वाइड और थिक दीवार से घिरा हुआ है जो 10 मीटर ऊंचा है। शहर के अंदर बिल्डिंग्स ज्यादा अलग नहीं है, बस सड़कों पर ट्रोलिंग सोल्जर्स हर जगह नजर आते हैं। वो बंदूक उठाए हुए हैं और इनमें आने वाले लोगों को सतर्क नजर से देख रहे हैं। ये सब जैंगी को शहर की मिलिटराइज्ड मैनेजमेंट का एहसास दिलाता है। जैंगी और पारासिटी से आने वाले दूसरे फोर्सेस जब यहाँ पहुँचे तो उन्हें सर्विस स्टाफ ने उनके लिए टेम्पररी रिजर्व एरियाज की तरफ ले गए। सबके आंखों में क्यूरियोसिटी थी। जैंगी ने वेट्रेस से पूछा, यहाँ आम लोग क्या कर रहे हैं, वो दिख क्यों नहीं रहे? वेट्रेस मुस्कुराई और जवाब दिया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट थोड़ी बहुत प्रोफेशनल थी, जैसे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट का मास्क हो। सभी काम कर रहे हैं, उसने आगे चलते हुए कहा। ब्लिज़र्ड सिटी में हर किसी को उनकी स्किल्स के हिसाब से काम दिया गया है ताकि शहर चालू रहे। किसी को 24 घंटे काम करना होता है, इसीलिए अधिकतर आम लोग 14 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। मतलब सिर्फ रेस्ट और मील टाइम के अलावा उन्हें अपना वक्त लेबर में इन्वेस्ट करना होता है। ऑफ कोर्स ये सिर्फ ग्रास रूट्स स्टाफ के लिए है। जो टेक्निकल रेयर टैलेंट्स हैं वो स्पेशल पोजीशंस में काम करते हैं। उन्हें अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलता है। जो जितने आउटस्टैंडिंग होते हैं उन्हें उतने ही बेहतर लिविंग कंडीशंस मिलते हैं। लेकिन अधिकतर लोग सिर्फ ऑर्डिनरी वर्कर्स हैं, इसीलिए वो अपना ज्यादा वक्त काम करने में बिताते हैं। जैंगी की आंखों में एक खेलने वाली चमक आई
जब उसने सर्विस स्टाफ की बातें सुनी। तो फिर उन बूढ़े लोगों और बच्चों का क्या, जो काम नहीं कर सकते, उनका क्या होगा? लू कैरन बीच में बोल पड़ी। उन्हें स्पेशल केयर मिलनी चाहिए क्योंकि उनकी फिजिकल कंडीशंस यंग और मिडिल एज लोगों से अलग होती है। वेट्रेस के चेहरे पर मुस्कुराहट और ज्यादा बढ़ गई, लेकिन इस मुस्कुराहट में थोड़ी उदासी भी थी। ऐसा नहीं है, चाहे वो बूढ़े हो या छोटे, जब तक उनकी फैमिलीज पर्याप्त कंट्रीब्यूशंस नहीं करती, तब तक उन्हें ब्लिज़र्ड सिटी में रहने का कोई हक नहीं है। लू कैरन हैरान हो गई और बिना सोचे बोला, ये तो बहुत ही निर्दयी है। ये तो एंड टाइम्स में सर्वाइवल का सिर्फ एक नियम है। जैंगी ने शांत स्वभाव से कहा। हालांकि रिवरसाउंड डोमेन हेडक्वार्टर्स के पास बहुत सारी सप्लाईज है, लेकिन उन्हें रेसिडेंट्स की संख्या पर सख्त कंट्रोल रखना पड़ेगा क्योंकि वो सिर्फ कुछ लोगों की जिंदगी संभाल सकते हैं। उन्हें ज्यादा वैल्यूएबल लोगों के लिए कोटा छोड़ना पड़ेगा। ये बिल्कुल समझदारी है। लू कैरन ने हल्की सी सांस भरी। मैं इस वजह को समझती हूँ, लेकिन क्या इस जगह पर इंसानी सिविलाइजेशन का सोशल स्टेट अब भी है? मैं सोच रही थी कि ये हेवनली सी सिटी से अलग होगा। कम से कम यहाँ बच्चों का अच्छा ख्याल रखा जाएगा। जोकीर और लियांग यू के चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशंस थे। उनका मानना था कि बच्चों का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि बच्चे तो भविष्य हैं। अगर बच्चों को ब्लिज़र्ड सिटी से निकाल दिया जाए क्योंकि वो पर्याप्त लेबर वैल्यू नहीं दे सकते, तो भविष्य में क्या होगा? वेट्रेस ने नफरत से बोला, ये तो कोई मसला नहीं है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि जो कपल ज्यादा वैल्यू दे सकते हैं उनके बच्चे ज्यादा हो? ब्लिज़र्ड सिटी में हमारे पास फर्टिलिटी कोटा है और जब जरूरत हो बच्चे होना भी एंड टाइम्स का एक काम है जो पूरा करना है। जोकीर ने अपनी जुबान खोली। ये सोचकर हैरान हो गई कि ऐसे नियम यहाँ लागू किए जा रहे हैं। जैंगी और उसके साथियों को, जो एक सर्विस स्टाफ के साथ थे, एक रेस्टिंग प्लेस पर ले जाया गया। ये एक अपार्टमेंट जैसा घर था और चारों तरफ सोल्जर्स सख्त गार्ड कर रहे थे। अपार्टमेंट का एनवायरनमेंट काफी अच्छा था और सबको एक एक रूम दिया गया। वेटर ने सबको अपार्टमेंट में जरूरी चीजें कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के थ्रू भेजी, जिसमें फूड सप्लाई और दूसरी सर्विसेज शामिल थी जिनको वो कांटेक्ट कर सकते थे। जैंगी और उनके साथियों के साथ साथ म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरे सिटीज के मेंबर्स भी अपार्टमेंट में एक के बाद एक आए। अभी भी सुबह थी और किसी ने आराम करने का प्लान नहीं बनाया, इसलिए जियाओ होंगलियन और शिंगटियान जैंगी के रूम में आए कल की मीटिंग पर डिस्कस करने के लिए। जियाओ होंगलियन का चेहरा ठीक नहीं लग रहा था। जैंगी के रूम में आते ही उन्होंने चिंतित होकर कहा, मैंने देखा जब हम आए हमारे पास सबसे कम लोग हैं। दूसरी सिटीज के लोगों की गिनती हंड्रेड्स में है और मुझे महसूस होता है कि उनके पास हमसे ज्यादा लोग हैं। शिंगटियान ने जियाओ होंगलियन को देखते हुए सीरियस टोन में कहा, मैंने काफी प्राइंग आईज देखी है, उनमें से कई लोगों की नीयत खराब लगती है। जैंगी ने अपने आईब्रोज उठाए। उन्हें भी ये महसूस हुआ। आखिरकार 12 सिटीज के टीम्स में उनका नंबर सबसे छोटा था और ये खबर कि हेवनली सी सिटी ने ज़ोंबी स्टॉर्म का सामना किया था वो दूसरी सिटीज तक जरूर पहुंच गई होगी। आखिर लड़ाई इतनी फियर्स थी कि इससे दूसरी सिटीज का ध्यान खींचना लाजमी था। आजकल हेवनली सी सिटी में टैलेंट्स की कमी नहीं है और म्यूटेंट्स की गिनती तो बहुत ही कम है, इसीलिए उन्हें असल में नजरअंदाज किया जाना आसान है। शिंगटियान थोड़ा गुस्से में था। अगर पहले का समय होता, क्या वो हमें ऐसे करने की हिम्मत करते? वो 4 मेजर बेसिस एक्सेप्ट और जैंगी की टीम के समय को याद कर रहा था जब हेवनली सी सिटी की कॉम्बैट पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी। आखिरकार हेवनली सी सिटी चाइना के सबसे जनसंख्या वाले और आर्थिक रूप से समृद्ध शहरों में से एक है। इसकी महूलत नींव ही सुपर स्ट्रक्चर को तय करती है। अंतिम समय में भी हेवनली सी सिटी की ताकत बहुत सी सिटीज के मुकाबले में काफी ज्यादा है और शायद ब्लिज़र्ड सिटी के बाद दूसरे स्थल पर है। लेकिन अब 80 से 90% म्यूटेंट्स हेवनली सी सिटी के युआन कोंगे के हाथों मर चुके हैं और जो बचे हैं उनकी ताकत वाकई में बेचारी है। कोई हैरानी नहीं कि दूसरे उन्हें नजरअंदाज करते हैं। जैंगी के चेहरे पर ज्यादा गुस्सा नहीं था। उन्होंने बस हल्का सा कहा, ये ब्लिज़र्ड सिटी है, चाहे उन्हें हमारे बारे में क्या ही ख्याल हो, वो हम पर कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर सकते जब तक हम रिवरसाउंड डोमेन की इरादों को समझते नहीं। यहाँ बिना अनुमति के कोई कदम नहीं उठा सकता। नहीं तो अगर आप रिवरसाउंड डोमेन के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। बाकी 11 सिटीज तो बस छोटी मछलियां हैं और जैंगी इन्हें बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता। अपनी वर्तमान ताकत के साउथ वो रिवरसाउंड डोमेन में डेफिनेटली फर्स्ट क्लास लेवल पर है। अगर